अम्मार ने गाड़ी माहम के घर के करीब रोकी। चले अम्मार भाई, अंदर आ जाइए। माहम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, नहीं गुड़िया, मैं अम्मी के साथ आऊँगा। प्लीज़ अम्मार भाई, सिर्फ कुछ देर के लिए। माहम ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है चलो। अम्मार और माहम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, परवीन की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। अम्मार और माहम फौरन आबिद के कमरे की तरफ लपके। अम्मी क्या हुआ? और अब्बू इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, कब से बुला रही हूँ पर कोई जवाब नहीं दे रहे। अम्मार ने आबिद की नब्ज़ देखी और आबिद की कुली आंखें बंद की। क्या हुआ अम्मार भाई? उठाए, अब्बू को जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। गुड़िया खालू नहीं रहे, उनकी नब्ज़ नहीं चल रही। अम्मार भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? कुछ नहीं हुआ अब्बू को, आप चले लेकर मेरे साथ हॉस्पिटल। अम्मार ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। गुड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, खालू नहीं रहे। अम्मार की बात पर माहम को होश आया और फौरन आबिद के हाथों को पकड़ा और एकदम चीखी। आज वो यतीम भी हो गई थी। जिस बाप ने उसे इतने दुख दिए, आज वो उसी के जाने का गम मना रही थी। मिस सोनिया 2 दिन से मिस माहम नहीं आ रही। कल इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पर वो नहीं आई। आपको वजह बताई थी कोई अपने नाने की? वलीद ने सवालिया नज़रों से सोनिया को देखा। नहीं सर, मुझे नहीं बताया। मैंने उसे कॉल की थी पर उसका नंबर बंद आ रहा था। मैं तो खुद परेशान हूँ सर, वो कभी भी छुट्टी नहीं करती और अब वो 2 दिन से नहीं आ रही। सोनिया फिक्रमंदी से बोली। चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए वो नहीं आई। वलीद ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। जी सर। सोनिया के जाने के बाद वलीद माहम के बारे में सोचने लगा। खुद को यकीन भी दिला रहा था कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। मुझे उसे याद नहीं करना, पर फिर भी उसका ख्याल नहीं जाता था। हर पल उसे बस एक ही इंसान का ख्याल रहता था और वो थी माहम। कितने थोड़े अरसे में माहम ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। खुद को उसकी यादों से दूर रखने के लिए टेबल से फाइल उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। हेलो, कहाँ बिजी हो यार? कल से तुमसे राबिता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। कॉल अटेंड होते ही वलीद ने बोलना शुरू कर दिया था। यार मैं बिजी था। कहाँ बिजी थे जो तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे? वलीद बज़ाहिर नाराज़गी से बोला। यार खालू की डेथ हो गई है। अम्मार उदासी से बोला। खालू? तुम्हारा मतलब है अस्मा के अब्बू? हाँ, अस्मा के अब्बू। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा तो उनसे राबिता ही नहीं था। वलीद ने सोचते हुए कहा। ये सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, फिलहाल फ़ोन पर नहीं बता सकता। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आता हूँ वहीं। ठीक है मैं करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। यार अम्मार बस करो, कब से तुम रो रहे हो? वलीद उसे काफ़ी देर से दिलासा दे रहा था। वलीद तुम जानते हो ना मैं उसे कितना बुरा भला कहता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अस्मा जो कर रही थी उसकी वजह मजबूरी भी तो हो सकती थी। मैं बस यही सोचता रहा कि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ बेवफाई की है। मैं उसकी आंखें ही नहीं पढ़ पाया। ऐसी मोहब्बत नहीं होती जो मैंने अस्मा से की थी। मोहब्बत तो वो है जो अस्मा ने मुझसे की थी। वो चाहती थी मैं उससे नफरत करूं और देखो मैं पिछले 5 साल से उससे नफरत करता रहा। अम्मार का हल खुश्क हो चुका था। अम्मार तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। कोई भी तुम्हारी जगह होता तो वो भी यही करता। अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, अस्मा जा चुकी है। अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक ऐसे रहोगे? वलीद उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे समझा रहा था। मैं कोशिश करूँगा, अम्मार ने यकीन दहानी कराई। चलो उठो, तुम्हें अम्मी से मिलवाऊँ। नहीं अम्मार, देर हो जाएगी, फिर कभी सही, वलीद ने माज़रत करते हुए कहा। कुछ नहीं होता, वो अक्सर तुम्हारा पूछती है, इस बहाने मेरी खाला से भी मिल लेना। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, वलीद ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी है आप? वलीद ने परवीन और आबिदा का हाल पूछा। ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अंकल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बस अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, वलीद ने उदासी से कहा। हाँ बेटा, सारी ज़िंदगी उसी की मर्ज़ी समझकर तो चुप बैठी हूँ, परवीन मायूसी से बोली। परवीन ऐसा नहीं कहते, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आबिदा मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा, परवीन रोते हुए बोली। वलीद उन दोनों की खामोशी से बातें सुन रहा था। जब उसकी नज़र माहम पर पड़ी, पहले लगा कि नज़र का धोखा है, उसे ज़्यादा याद करता है इसलिए हर जगह वही नज़र आती है। लेकिन जब परवीन ने उसे आवाज़ दी तो वलीद चौंका। माहम देखो, अम्मार का दोस्त आया है। वलीद को देखकर तो माहम भी हैरान रह गई कि वो उसके घर। सर आप यहाँ? माहम ने नासमझी से पूछा। जी वो मैं अम्मार के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होगी, वलीद ने वजाहत दी। सर ये मेरा घर है और मैं अम्मार भाई की खाला की बेटी हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके अब्बू की डेथ का, वरना मैं उसी दिन आ जाता। मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं सर, मैं अल्लाह का हुक्म समझकर अब हर हकीकत को तस्लीम कर लेती हूँ। माहम ने साफगोई से काम लिया। मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वलीद परवीन को मुखातिब करते हुए बोला। मुझे भी अच्छा लगा, खुश रहो, परवीन ने वलीद के सर पे प्यार देते हुए कहा।
वलीद वापस जाने के लिए मुड़ा जब उसके कानों से एक आवाज़ टकराई, मामा देखे अरमान भाई मुझे मार रहे हैं। आयत रोते हुए बता रही थी। कहाँ है अरमान, बुला कर लाएं। माहम को आयत से बात करते देखकर वलीद के कदम वही जम गए। वलीद क्या हुआ? अम्मार ने उसे एकदम रुकते देखकर नासमझी से पूछा। अम्मार की आवाज़ पर वो चौंका। नहीं कुछ नहीं, चलो चले। अम्मार एक बात पूछूं अगर तुम्हें बुरा न लगे? नहीं वलीद, तुम्हारी कभी कोई बात बुरी लगी है? जो अब लगेगी, बोलो क्या बात है? मिस माहम के शौहर नजर नहीं आए। वलीद ने झिझकते हुए पूछा। अरे वलीद, तुम भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वलीद ने सवालिया नज़रों से अम्मार को देखा। अरे भाई, मतलब ये कि उसने तो अभी तक शादी नहीं की, और वो बच्ची माहम को मामा कह रही थी। वो बच्ची अस्मा की है, और अस्मा के बच्चे गुड़िया को मेरा मतलब है। माहम को मामा ही बोलते हैं। वो नहीं जानते कि माहम उनकी माँ नहीं बल्कि खाला है, और माहम भी ये नहीं चाहती कि उन्हें ये बात पता चले। अम्मार ने तफसील से बताया, और अम्मार की बात पर वलीद के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी, और ना चाहते हुए भी उसके होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वलीद गड़बड़ा कर बोला।